हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है ना। ये हमारा अध्याय 5 है। ठीक है, भू आकृतिक प्रक्रियाएं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी परपटी एवं अन्य आंतरिक संस्तरों का क्रम विकास कैसे हुआ, भूपर्पटी प्लेट्स का संचलन किस प्रकार से हुआ एवं कैसे हो रहा है। ठीक है। भूकंप, ज्वालामुखी के प्रकार एवं भूपर्पटी को निर्मित करने वाली शैलों और खनिजों के विषय में सूचनाओं की जानकारी के पश्चात अब हम जिस धरातल पर रहते हैं उसके विषय में भी विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। देखिए ये जितना ये डिटेल लेखक बता रहे हैं आपको, ये सभी हम लोग क्या कर किए हैं कि पिछले अध्याय में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब लेखक कहते हैं कि अब हमें क्या पढ़ना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसकी उत्पत्ति, प्लेटों का संचलन, ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद अब बारी आती है क्या पढ़ने की कि धरातल हमारा किस तरह से है। ठीक है ना। धरातल के जो उच्चावच हैं, जो धरातल के उच्चावच मतलब हम धरातल पे जो देखते हैं कि जिस तरह से पहाड़ हैं, नदियां हैं, पठार हैं, घाटियां देखने को मिलती हमें, तो ये सब क्यों ऐसा है। ठीक है ना। किस लिए इस तरह से असमतल क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं। लेखक का ये कहना है कि अब हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। लेखक पूछते हैं कि धरातल, हम इस प्रश्न से शुरू करते हैं कि धरातल असमतल क्यों है। ठीक है ना। धरातल एक जैसा क्यों नहीं है, धरातल समतल क्यों नहीं है, असमतल क्यों है। ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इसके आगे जानेंगे। ठीक है ना, कि क्यों ऐसा क्यों है। ठीक है। तो सर्वप्रथम भूपर्पटी क्या है, गत्यात्मक है। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि भूपर्पटी गत्यात्मक है। देखिए विश्व की सारी चीज़ें क्या है कि परिवर्तनशील है, कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। तो इसके साथ ही भूपर्पटी भी हमारी क्या है कि गत्यात्मक है। ठीक है ना। ये स्थिर नहीं है, कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग उदाहरण के लिए मान लें अगर कि जो अरावली पर्वत है वो आज एक अवशेष पर्वत के रूप में रह गया है, जबकि ये पहले इस तरह से ये नहीं था। ठीक है ना। ये भी कभी इसकी ऊंचाई भी अधिक हुआ करती थी। ठीक है। तो और जहाँ पर आज हिमालय पर्वत है वहाँ पर टेथिस सागर था। हमने हिमालय के निर्माण वाले उसमें पढ़ा था। ठीक है ना, कि किस तरह से वहाँ पर टेथिस सागर था, फिर वहाँ पर हिमालय पर्वत आ गया। ठीक है। इसलिए लेखक का कहना है कि पृथ्वी जो है भूपर्पटी क्या है, गत्यात्मक है। इसमें कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, कभी पर भी कोई भी आकृति बन सकती है, मतलब उच्चावच कभी भी चेंज हो सकता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचलित होती रहती है। हमने प्लेट विवर्तनिकी में पढ़ा है कि जो भूपर्पटी है हमारी, ये क्या है कि गतिशील रहती है। ठीक है ना। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या होती है, संचालित होती रहती है। निश्चित तौर पर यह भूतकाल में वर्तमान की गति की अपेक्षा थोड़ी तीव्रतर संचालित थी। कहने का मतलब ये है कि इसकी गति जो थी वो पहले से अधिक थी जितनी अब है। भूपर्पटी का निर्माण करने वाले पृथ्वी के भीतर सक्रिय आंतरिक बलों में पाए जाने वाला अंतर ही पृथ्वी के बाह्य सतह में अंतर के लिए उत्तरदायी है। ठीक है। भूपर्पटी का जो निर्माण करने वाले जो पृथ्वी के भीतर जो सक्रिय आंतरिक बलों में पाए जाने वाला अंतर ही पृथ्वी की बाह्य सतह में अंतर के लिए क्या है, उत्तरदायी है। ठीक है। जो पृथ्वी के अंदर बल काम करते हैं, ठीक है ना, वो क्या है कि बाह्य सतह में जो ये अंतर आ रहे हैं ना, उसके लिए ये उत्तरदायी हैं। जो कहीं पर घाटियां हैं, कहीं पर पठार हैं, कहीं पर कुछ भी है, तो इन सब चीज़ों के लिए कौन उत्तरदायी है। तो लेखक का कहना है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो हलचल होती है ना, वो सब उत्तरदायी है इन सब चीज़ों के लिए। पृथ्वी की में आंतरिक हलचल कैसे होती है, आपने सभी ने पढ़ा है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कि इसमें क्या होती है कि यहाँ पर स्थल मंडल का जो स्टेनोस्फीयर वाला भाग है, जो दुर्बलता मंडल है, वहाँ पर क्या है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या है, एक्टिव है। उनकी वजह से क्या होता है कि प्लेटों में गति होती है। ठीक है ना। जब वो एक्टिव होते हैं, अपनी ऊर्जा को विमुक्त करते हैं, तब क्या होता है कि प्लेटों में क्या होता है, संचलन होता है। ठीक है ना। प्लेटें इधर उधर खिसकती हैं, ऊर्ध्वाधर और लंबवत, यानी कि आड़ी और, ठीक है ना, ये इस तरह इसको क्षैतिज कहते हैं और इसको ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत कहते हैं। ठीक है ना। जब इस तरह से गति होगी तो इसे हम लोग क्षैतिज कह देंगे, और जब इस तरह की गति होगी तो हम लोग इसे ऊर्ध्वाधर कह देंगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
मूलतः धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है। निश्चित रूप से आंतरिक बल अभी भी सक्रिय हैं, यद्यपि उनकी तीव्रता में अंतर है। ठीक है ना, इसकी तीव्रता में क्या है, अंतर है। इसका तात्पर्य है कि धरातल पृथ्वी मंडल के अंतर्गत उत्पन्न हुए बलों एवं पृथ्वी के अंदर उद्भूत आंतरिक बलों से अनवरत प्रभावित होता है तथा यह सर्वदा परिवर्तनशील है। बाह्य बलों को बाह्यजनिक तथा आंतरिक बलों को अंतर्जनित बल कहते हैं। ठीक है ना, बाह्यजनिक बलों की क्रियाओं का परिणाम होता है उभरी हुई आकृतियों का विघर्षण। ठीक है, मैं सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर इसको मैं शॉर्ट में आप लोगों को समझाती हूँ, मतलब ठीक है ना, सारांश बताती हूँ उसका। उभरी हुई आकृतियों का विघर्षण तथा बेसिन क्षेत्रों का भराव, गर्तों क्षेत्रों का भराव, ठीक है ना, अधिवृद्धि तलोचन, धरातल पर अपर्दन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने को तल संतुलन कहते हैं। अंतर्जनित शक्तियाँ निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती हैं या उनका निर्माण करती हैं तथा इस प्रकार बहिर्जनक प्रक्रियाएं उच्चावच में भिन्नता को सम बराबर करने में असफल रहती हैं। अतः भिन्नता तब तक बनी रहती है जब तक बहिर्जनक एवं अंतर्जनित बलों के विरोधात्मक कार्य चलते रहते हैं। देखिए, इसमें आप लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि ये जो लेखक कह रहे हैं कि धरातल सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा प्रेरित बाह्य बलों से अनवरत प्रभावित होता रहता है। देखिए, दो प्रकार के बल माने जाते हैं, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य बल। तो देखिए, जैसे हमारी पृथ्वी है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारी पृथ्वी है, ठीक है, हाँ, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ठीक है ना, इसमें दो प्रकार के बल काम करते हैं। ठीक है, दो प्रकार के बल कैसे, जैसे मान लीजिए कि कुछ आंतरिक बल हैं, ठीक है ना। आंतरिक बलों के अंतर्गत क्या क्या आता है, जो हम सभी को पता है, अभी मैंने जस्ट बताया कि स्थिनोस्फीयर में रेडियो एक्टिव पदार्थ के एक्टिव होने की वजह से क्या होता है कि प्लेटें संचलित होती हैं। तो जब ये प्लेटें संचलित होती हैं तो इसके कारण कौन से बल उत्पन्न होते हैं, आंतरिक बल। आंतरिक बल से क्या होता है कि जैसे कभी कभी ज्वालामुखी, ठीक है ना, ज्वालामुखी उद्गार हुए, ज्वालामुखी उद्गार की वजह से क्या होता है, कभी पठार बन गए, कभी पर्वत बन गए, कभी किसी भी प्रकार की आकृति बन गई, काल्डेरा, मतलब आप लोग देखेंगे इसमें पृथ्वी, आप लोग पढ़ चुके हैं ज्वालामुखी वाले में कि बाह्य आकृतियाँ ज्वालामुखी की, तो किसी भी प्रकार की आकृति बन जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि कभी कभी भूकंप से भी बन जाते हैं, कभी भ्रंश हो गया, कभी भ्रंश बन गए, कभी घाटियाँ बन गई, ठीक है ना, भ्रंश, घाटी, और इस प्रकार की सारी चीज़ें क्या करते हैं, ये आंतरिक शक्तियाँ बनाती रहती। कभी भूकंप आ गया कहीं पर तो कोई भी भूखंड खिसक करके दूसरी जगह चला गया, ठीक है ना, कभी वलन हो गया तो फोल्ड हो गया और माउंटेन बन गया, कभी कुछ भी हो गया। तो इस तरह से चीज़ें क्या करती हैं, जो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ हैं, जो पृथ्वी के अंदर वाली शक्तियाँ, वो क्या करती हैं कि धरातल को पे विसंगति लाती रहती है निरंतर। ठीक है ना, कहीं पर पहाड़ बना देंगी, कहीं पर घाटियाँ बना देंगी, कहीं पर भ्रंश बना देंगी, ठीक है, और कहीं पर वलन से क्या वलन पड़ने से क्या हो जाएगा कि कहीं पर पर्वतों का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो पूरा धरातल है वो क्या होता है, विसंगति से भर जाता है। तो ये होती है आंतरिक शक्तियाँ। आंतरिक शक्तियाँ क्या करती हैं कि धरातल पर हमारे विसंगति उत्पन्न करती हैं। ठीक है, वहीं हम बाह्य शक्तियाँ देखें, अगर बाह्य बलों में हम शामिल करते हैं तो उन शक्तियों को शामिल किया जाता है जो इनका अपर्दन करती हैं। अपर्दन वाला भी नहीं हुआ शायद। अपर्दन कहने का मतलब ये है कि जो इनका काट छाट करती हैं और जो ये धरातल को समतल करने में लगी रहती हैं। ठीक है ना, इन्हें काट छाट कर क्या करती हैं, बहाती हैं अपने साथ, और इसको उनको लगता है कि यहाँ पर जो पर्वत है वो कट जाए और समतल हो जाए। ठीक है, जो घाटियाँ हैं वो भर जाए और समतल हो जाए। तो इसका काम कौन करता है, तो इस काम को करने वाले बल क्या कहलाते हैं, बाह्य बल कहलाते हैं। इसमें क्या क्या आता है, तो देखिए, बहती हुई पवनें आती हैं। जब हवा चलती है, जब पवन चलती है तो क्या करती है, जिस भी चीज़ से वो टकराती है उसको काटती है, ठीक है ना, बहा ले जाती है, दूसरी जगह पर निक्षेपित कर देती है, यानी दूसरी जगह पर उसको जमा कर देती है। ठीक है ना, इसी तरह से बहता जल भी करता है। बहता जल क्या करता है, कहीं जैसे नदियाँ बहीं तो क्या करती हैं नदियाँ, अपने साथ काट छाट पत्थर को काटती छाटती हैं और अपने साथ बहा ले जाती हैं और लास्ट में ले जाकर कहीं पर जमा कर देती हैं। ठीक है ना,
तो हवाएं हो गई, पवन हो गई, बहता हुआ जल हो गया। इसी तरह से हिमानी भी करती है तो हिमानी हो गई, ठीक है ना। इसी तरह जो भूमिगत जल है, भूमिगत जल क्या करता है, जिन चट्टानों को घोल पाता है, जैसे चूने की चट्टानें हो गई, ठीक है ना। जो मुलायम चट्टानें उनको क्या करता है, जल अपने साथ घोल लेता है। तो इस तरह से क्या होता है कि निचली क्षेत्रों में भी सारी चीजें बन जाती हैं, विभिन्न प्रकार की आकृतियां। तो ये कहलाते हैं बाह्यबल, ठीक है ना। इनको बाह्यबल कहते हैं। बाह्यबल क्या करते हैं, जो पृथ्वी के बाहरी क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें हम बाह्यबल कहते हैं। तो इनका कार्य होता है कि पृथ्वी को अपने क्या कर लेना, समतल बना लेना, अपनी पृथ्वी को समतल बना लेना, ये होता है। और आंतरिक शक्तियों का क्या काम होता है, इनको क्या करना कि अपने धरातल को असमतल करना, ये होता है इसका काम, ठीक है। चलिए अब समझ में आ गया बाह्य एवं आंतरिक बल कौन से हैं। तो यहाँ पर इसी सारी चीजों की बात हो रही है, लेखक इन्हीं सभी चीजों की बात कर रहे हैं कि किस तरह से, ठीक है ना, अंतर्जनिक शक्तियां निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती हैं या उनका निर्माण करती हैं, ठीक है। इस प्रकार बहिर्जनक प्रक्रियाएं उच्चावच में भिन्नता को सम बराबर करने में असफल रहती हैं। क्यों असफल रहती हैं, क्योंकि जितना ये काट छाट कर जो बाहरी शक्तियां हैं, ठीक है ना, जितना अधिक ये क्या करती हैं कि काटती छाटती हैं इनको, और जितना इसको समतल करती हैं उतना क्या करती हैं आंतरिक शक्तियां एक बार में, मतलब कुछ ही मिनट या कुछ सेकंड में क्या करती हैं कि इसको असमतल बना देती हैं। लगभग कभी कभी कुछ मिनट सेकंड में, हमेशा नहीं। कभी कभी इनकी प्रक्रिया तीव्र भी चलती है, मतलब सॉरी, कभी कभी इनकी प्रक्रिया क्या होती है कि लगातार निरंतर चलती है। कभी कभी कुछ मिनट में ही धरातल जो क्या है कि इसकी आकृति बदल जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारी आंतरिक शक्तियां लगी हुई हैं काम करने में, वो क्या होती हैं कि विफल हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि ये बाहरी शक्तियां क्या करती हैं इसे, सॉरी गलत हो गया, क्या लिखा है यहाँ पे लेखक ने कि बहिर्जनिक जो प्रक्रियाएं हैं वो उच्चावच में भिन्नता को सम करने में असफल रहती है। हाँ, जो ये बाहरी शक्तियां हैं वो क्या करती हैं कि लगातार इनको काटती छाटती रहती हैं कि धरातल को समतल कर लें, लेकिन फिर भी ये असफल रहती हैं। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं पर आंतरिक शक्तियां काम करती हैं और धरातल पे क्या करती है, विसंगति को उत्पन्न कर देती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या होता है कि जब कथन कारण वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ऐसे ही पूछ सकता है इसमें कि जैसे ये वाला ले सकता है इसमें कि अंतर्जनिक शक्तियां निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाती हैं या उनका निर्माण करती हैं, ये कथन हो सकता है। इस प्रकार बहिर्जनक प्रक्रियाएं उच्चावच को सम करने में असफल रहती हैं, ठीक है। ये भी उठा सकता है, इसको कथन कारण बनाया जा सकता है, ठीक है ना, कि निरंतर भागों को उठाती हैं और उनका निर्माण करती हैं, ठीक है। इस प्रकार बहिर्जनक प्रक्रियाएं क्या है, उच्चावच में भिन्नता को सम करने में असफल रहती हैं। तो ये कथन कारण यहाँ पे बनाया जा सकता है। तो ये सही भी है और इसका सही स्पष्ट, दोनों सही है और दोनों का क्या है कि सही व्याख्या भी है, ठीक है। इस तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं एग्जाम में। तो इसको इसलिए एक एक लाइन पढ़ते चले, और जहाँ पर समझ में नहीं आए वहाँ पर कमेंट में पूछ लिया करें, ठीक है। इसके आगे आप लोग देखिए यहाँ पर कि अतः भिन्नता तब तक बनी रहती है जब तक बहिर्जनिक एवं आंतर्जनिक बलों के विरोधात्मक कार्य चलते रहते हैं। स्पष्ट है कि दोनों के काम बिल्कुल विपरीत हैं, ठीक है ना। आंतरिक शक्तियों का काम है धरातल को ऊबड़ खाबड़ बना लेना, और बाह्य शक्तियों को काम है इनका क्या करना, समतल कर देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सामान्यतः अंतर्जनित बल मूल रूप से भू आकृति निर्माण करने वाले बल हैं तथा बहिर्जनिक प्रक्रियाएं मुख्य रूप से भूमि विघर्षण बल होती हैं, ठीक है। ये बताया जा चुका आप लोगों को। अब इसके आगे देखेंगे, ठीक है ना। इसका जो, हाँ, इसका व्यापक एवं सघन उपयोग करता है। मानव अपने भूतल संवेदनशील है, मानव अपने निर्वहन के लिए इस पर निर्भर करता है। इसका व्यापक एवं सघन उपयोग करता है। जो धरातल है उसका मानव क्या करता है, उपयोग करता है, ठीक है ना। लगभग सभी जीवों का धरातल के पर्यावरण के अनुवाह में योगदान होता है। मनुष्यों ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है, हमें इस प्रकार उपयोग करना चाहिए, किंतु भविष्य में जीवन निर्वाह के लिए इसकी पर्याप्त संभाव्यता को बचाए रखना चाहिए। धरातल के अधिकांश भाग को बहुत लंबी अवधि में सैकड़ों हजारों में वर्ष में आकार प्राप्त हुआ है।
देखिए, लेखक का कहना ये है कि धरातल में जितनी भी हमारे लिए जो धरातल संसाधन है, ठीक है ना, इसका इस्तेमाल मनुष्य ने किया है अपने उपयोग के लिए। तो लेखक का कहना है कि उपयोग करना गलत नहीं है, लेकिन इसका उपयोग इस तरह से करना है कि ये भविष्य में क्या है कि बचा रहे, ठीक है ना, इसका अत्यधिक दोहन नहीं करना है। आगे देखते हैं हम लोग। तथा मानव द्वारा इसके उपयोग, दुरुपयोग एवं कुप्रयोग के कारण इसकी संभाव्यता में बहुत तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। यदि उन प्रक्रियाओं जिन्होंने धरातल को विभिन्न आकार दिया है और अभी भी दे रही हैं उन पदार्थों की प्रकृति से यह निर्मित है, तो इस समझ लिया जाए तो निश्चित रूप से मानव उपयोग जनित हानिकारक प्रभाव को कम करने, भविष्य में इसके संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं। तो लेखक का कहने का मतलब ये है कि जो जो भी इसमें उपयोग किया जा रहा है मनुष्य द्वारा, तो अगर वो मनुष्य अगर समझ ले, ठीक है ना, बहुत तीव्र गति से इसका ह्रास हो रहा है, ठीक है ना, उन प्रक्रियाओं में जिन्होंने धरातल के विभिन्न को आकार दिया, अभी दे रही हैं पदार्थों के प्रयोग से जिनसे प्रकृति निर्मित है, को समझ लिया जाए तो निश्चित रूप से मानव जनित हानिकारक प्रभाव को कम करने एवं भविष्य के लिए इसके संरक्षण है तो आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं। मतलब मनुष्य अगर अभी भी समझ ले कि धरातल को किस तरह से हमें उपयोग करना है, तो इसके लिए संरक्षण इसका किया जा सकता है। तो किस तरह से उपयोग करना है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग खनन कार्य करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए हम लोग खनन कार्य करते हैं, ठीक है ना, तो खनन के बाद हम क्या करते हैं, सामान्यतः देखा जाता है कि खनिज तो निकाल लिया जाता है वहाँ से, लेकिन फिर क्या होता है, वो खाने जो कि तो छोड़ दी जाती है, यूं ही छोड़ दी जाती हैं जो कि तो वो खाने, क्योंकि उसमें क्या होता है, फिर क्या होता है कि इससे भी हमारे धरातल को ह्रास होता है। जब हम इस खाने खोद लें, उसके बाद क्या होता है कि हम इसका भराव कर दें वापस से अगर, तो खनिज तो ठीक है ना, हमने निकाल लिया, लेकिन फिर हम इन खानों को यूं ही छोड़ देते हैं। ये भी एक बहुत विसंगति मैंने देखी है, ठीक है ना। और जो भी आप लोगों को समझ में आए कि क्या ऐसा हम लोग धरातल के साथ कर रहे हैं जिसे हमें नहीं करना चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं भू आकृतिक प्रक्रियाएं। अब आप भू आकृतिक प्रक्रियाओं के अर्थ को समझना चाहेंगे। धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित एवं बहिर्जनित बलों द्वारा भौतिक दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को भू आकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं। पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीयता अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं जो इससे पहले की इकाई में संक्षेप से विवेचित हैं, ठीक है ना। हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, किसको, पटल विरूपण हम पढ़ चुके हैं और ज्वालामुखीयता भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। दोनों चीज़ों को हमने क्या किया है, पढ़ लिया है, ठीक है। तो चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं कि अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रियाएं जो इससे पहले की इकाई में संक्षेप से विवेचित, अच्छे हो गया। अपक्षय, बृहच्छरण, अपर्धन एवं निक्षेपण बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं। इसका इस अध्याय में विस्तार से विवेचन किया गया है, ठीक है ना। जो बाहरी, लेखक का कहना है कि हमने जो अभी अभी दो बलों की व्याख्या की, जो हमने दो बल अभी पढ़े, एक अंतर्जनित और दूसरा बाह्यजनिक बल, ठीक है ना। एक हमारा अंतर्जनिक बल हो गया, ठीक है ना, और दूसरा कौन सा हो गया, हमारा बाह्यजनिक बल हो गया। आंतरिक बलों में हमने ज्वालामुखी, ठीक है ना, पढ़ा, ज्वालामुखी भूकंप पढ़ा, और ठीक है ना, पटल विरूपण पढ़ा, ठीक है। भूआकृतिक प्रक्रियाएं कहते हैं, पटल विरूपण पढ़ा हमने। पटल विरूपण में वही वलन वगैरह हमने पढ़ा कि किस तरह से निर्माण होता है, ठीक है ना, महाद्वीपों का किस तरह से निर्माण हुआ है, ये सारी प्रक्रियाएं इसमें आती है पटल विरूपण में। और ज्वालामुखीता भी हमने पढ़ा, ठीक है ना, थोड़ा बहुत ज्वालामुखी भी हमने पढ़ा, और इसको हमने विस्तार से हम इसको पढ़ चुके हैं पिछली इकाइयों में, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या प्रकृति के किसी भी, हमें पढ़ना इसमें क्या है, अभी हमको पढ़ना है बाह्यजनिक, ठीक है ना। बाह्यजनक मतलब मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब जितने भी पहाड़ पठार हैं, इन सबको काट के समतल करने की प्रक्रिया में लगे हुए जितने भी बल हैं, ठीक है ना, वो सब बाह्य बल कहलाते हैं। चाहे वह बहता हुआ जल हो, चाहे वह बहता हुआ जल हो, चाहे वह बहती हुई हिमानी हो, और चाहे वह बहती हुई हिमानी हो, चाहे वह पवन हो, चाहे वह भूमिगत जल हो, ठीक है ना। तो ये सब किस में आते हैं, तो ये सब आते हैं आपके बाह्य बलों में, ठीक है।
तो अब बादलों में तो ये सब आते हैं, इनको ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो याद रखिए इसको सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। ये सारी ऊर्जा अपनी किससे? सूर्य से प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रकृति के किसी भी, ठीक है, इसके 3 बल के बारे में यहाँ पे बताया गया, अपक्षय, बृहत्क्षरण, अपरदन एवं निक्षेपण। इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, तब अलग अलग जानेंगे कि ये सब होते क्या हैं। प्रकृति के किसी भी बहिर्जनिक तत्व जैसे जल, हिम, वायु इत्यादि जो धरातल के पदार्थों का अधिग्रहण तथा परिवहन करने में सक्षम है, ठीक है ना, को भू आकृतिक कारक कहा जा सकता है। जब प्रकृति के ये तत्व ढाल प्रवणता के कारण गतिशील हो जाते हैं तो पदार्थों को हटाकर ढाल के सहारे ले जाते हैं और निचले भागों में निक्षेपित कर देते हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं तथा भू आकृतिक कारक विशेषकर बहिर्जनिक को यदि स्पष्ट रूप से अलग अलग ना कहा जाए तो इन्हें एक ही समझना होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, देखिए लेखक का कहने का मतलब ये है कि जो बल होते हैं, ठीक है ना, परिवहन करने में सक्षम है, ठीक है ना, तो क्या करते हैं कि जब उन्हें ढाल मिलता है तो वो ढाल के सहारे जिस जिस ढाल की जैसी प्रवणता होती है, ढाल का जैसा नेचर होता है, उस हिसाब से ये क्या करते हैं कि ढाल के सहारे पदार्थ को नीचे ले जाने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिवहन हो जाता है ये। ठीक है, इसमें लेखक कहते हैं कि बहिर्जनिक को यदि स्पष्ट रूप से अलग अलग हम नहीं कहते हैं तो ये भू आकृतिक प्रक्रियाएं ही हैं, क्योंकि इनकी वजह से क्या होता है कि भू आकृति बदलती है। ठीक है ना, भू आकृति का मतलब है कि धरातल पर बनी हुई आकृतियां जिस तरह से बदलती हैं वो भू आकृति कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक प्रक्रिया एक बल होता है जो धरातल के, हाँ ठीक है, एक प्रक्रिया एक बल होता है जो धरातल के पदार्थों के साथ अनुप्रयुक्त होने पर प्रभावी हो जाता है। एक कारक एक गतिशील माध्यम जैसे प्रवाहित जल, हिमानी हवा, लहरें एवं धाराएं इत्यादि हैं जो धरातल के पदार्थों को हटाता, ले जाता तथा निक्षेपित करता है। इस प्रकार प्रवाह युक्त जल, भूमिगत जल, हिमानी हवा, लहरें, धाराओं इत्यादि को भू आकृतिक कारक कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसमें लेखक का कहना है कि भू आकृतिक कारक किसे किसे कहते हैं ये बताया है उन्होंने। ठीक है ना, तो क्या क्या होता है? एक कारक एक गतिशील माध्यम जैसे प्रवाहित जल, हिमानी हवा, लहरें, धाराएं। समुद्री धाराएं भी कटाव करती हैं कहाँ पर? समुद्रों के किनारों पर। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जो ठीक है ना, जो धरातल के पदार्थों को हटाता, ले जाता तथा निक्षेपित करता है। इस प्रकार प्रवाह युक्त जल, भूमिगत जल, हिमानी हवा, लहरों, धाराओं इत्यादि को भू आकृतिक कारक कहा जा सकता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसमें। क्या आप समझते हैं भू आकृतिक कारकों एवं भू आकृतिक प्रक्रियाओं में अंतर करना आवश्यक है? क्या आपको लगता है कि भू आकृतिक कारक और भू आकृतिक प्रक्रियाएं अलग अलग हैं? ऐसा अगर है तो आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे सभी गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाने वाली दिशात्मक बल होने के साथ साथ धरातल के पदार्थों पर दबाव डालता है। अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल लहरों एवं ज्वार भाटा जनित धाराओं को, गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे सभी गतिशील को सक्रिय बनाने वाली दिशात्मक बल होने के साथ साथ धरातल के पदार्थों पर दबाव डालता है। ठीक है ना, यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल की बात की गई है। ठीक है ना, कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो ढाल के सहारे क्या करता है कि सभी जितनी भी जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है हमारी पृथ्वी पर, ठीक है ना, वो क्या करता है कि सभी को दिशात्मक बल होने के साथ साथ धरातल के पदार्थों पर दबाव डालता है। ठीक है, ये बताया गया यहाँ पर। देखिए कथन और कारक में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमें एक एक लाइन पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्रियाशील बनाता है। निसंदेह गुरुत्वाकर्षण एवं ढाल प्रवणता के अभाव में गतिशीलता संभव नहीं है, अतः अपरदन, परिवहन एवं निक्षेपण भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब ढाल, अगर ढाल ही नहीं होगा तो अपरदन, परिवहन और निक्षेपण कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर कहने का लेखक का मतलब ये है कि ढाल प्रवणता के अभाव में गतिशीलता संभव नहीं है। अगर मान लीजिए हर चीज़ ऐसे समतल रखी हुई है,
ठीक है ना, समतल है, कहीं पर कोई भी ढाल नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी नहीं है कुछ भी, तो क्या होगा कि ना तो अपरदन होगा, ठीक है ना, गतिशीलता ही नहीं होगी। अगर कहीं पर ढाल ही नहीं है तो गतिशीलता होगी ही नहीं और सारी चीज़ें अपने स्थान पर रुकी रहेंगी। ठीक है, यही कह रहे हैं लेखक यहाँ पर। अतः अपरदन, परिवहन एवं निक्षेपण भी नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जिसके माध्यम से हम धरातल के संपर्क में रहते हैं। यह वह बल है जो भूतल के सभी पदार्थों के संचलन को प्रारंभ करता है। सभी संचलन चाहे वह पृथ्वी के अंदर हो या बाहर सतह प्रवणता के कारण ही घटित होते हैं, जैसे ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर, उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर। लेखक का कहना है कि सभी जो बहने का काम करते हैं, जो चाहे वह पवन हो चाहे वो जो हो, ठीक है ना, तो प्रवणता के कारण, मतलब उच्च और निम्न के कारण, ठीक है ना, ठीक है ना, कहीं पर उच्च वायुदाब है, कहीं पर निम्न वायुदाब है, कहीं पर ठीक है ना, धरातल पर भी ढाल के माध्यम से ऐसा होता है। तो अगर ऐसा नहीं है तो क्या है कि सारी चीज़ें एक जगह पर स्थिर हो जाएंगी। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि गुरुत्वाकर्षण बल कितना अधिक काम करता है इन सारी चीज़ों में। ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के किस क्षेत्र में अधिक लगता है, ध्रुवीय क्षेत्र में या फिर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में? इसको कमेंट कीजिएगा। और क्यों लगता है ये भी बताना है कि अधिक कहाँ पर है, भूमध्य रेखा पर है या फिर ध्रुवों पर है। ठीक है, तो इसमें कमेंट भी करना है कि कहाँ पर है। ठीक है, और क्यों है ये भी बताना है। पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा भू आकृतिक, अब हम देखते हैं अंतर्जनिक प्रक्रियाएं। यहाँ पर निकलने वाली भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल स्रोत होती है। पृथ्वी के अंदर की अधिकांश ऊर्जा अधिकांश रेडियोधर्मी क्रियाओं घूर्णन एवं ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति की जुड़ी ऊष्मा से उत्पन्न होती है। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर से निकले ऊष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीयता को प्रेरित करती है। तो देखिए, आंतरिक वाले में हम लोगों ने अभी जाना था जो कि पृथ्वी के जो आंतरिक भागों में जो ऊर्जा जो कि स्टेनोस्फीयर पे, ठीक है ना, यहाँ पर विमुक्त होती है। तो पृथ्वी की सारी ऊर्जा क्या होती है कि किससे, जो रेडियोधर्मी पदार्थ हैं, रेडियो एक्टिव क्रियाएं, रेडियो एक्टिव जो पदार्थ हैं उनकी वजह से, उनकी जो ऊर्जा विमुक्त करते हैं उनसे, ठीक है, और ज्वारीय घर्षण से, और पृथ्वी से जुड़ी ऊष्मा द्वारा जो यहाँ पर पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी तब पृथ्वी को जो ऊष्मा प्राप्त हुई थी उसके द्वारा बल प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, जो बाह कारक है, जो बाह कारक है वो सूर्य से प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, जो बाह कारक हमने पढ़ा वो किससे, सूर्य से प्राप्त करते हैं। जबकि जो आंतरिक कारक हैं, अंतर्जनिक प्रक्रियाएं हैं, वो किससे, घूर्णन एवं ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति ऊष्मा से उत्पन्न होती है। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भूतापीय प्रवणता एवं अंदर से निकले ऊष्मा प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा पटल विरूपण एवं ज्वालामुखीयता को प्रेरित करती है। ठीक है ना, भूतापीय प्रवणता एवं अंदर के ऊष्मा प्रवाह, भूपर्पटी की मोटाई एवं दृढ़ता में अंतर के कारण अंतर्जनित बलों के कार्य समान नहीं होते, अतः विवर्तनिकी द्वारा नियंत्रित मूल भूपर्पटी की सतह अगला देखेंगे हम लोग पटल विरूपण। देखिए, यहाँ पे कथन कारक वाला क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है कि पृथ्वी के अंदर की ऊर्जा अधिकांशतः रेडियोधर्मी क्रियाओं, घूर्णन एवं ज्वारीय घर्षण तथा पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी ऊष्मा द्वारा होती है। ठीक है ना, भूतापीय प्रवणता अंदर से निकलने वाले ऊष्मा प्रभाव से प्राप्त ऊर्जा ज्वालामुखीता को प्रेरित करती है। तो यहाँ पर ये कथन कारण बन सकता है, या सत्य असत्य भी यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, जो हम सामान्यतः नहीं याद नहीं रख पाते, हमको ध्यान नहीं रहता कभी कभी कि हमने क्या पढ़ा था, तो यहाँ पर ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। अगला देखेंगे हम लोग पटल विरूपण।
ठीक है ना। पटल विरूपण क्या है? देखिए आंतरिक शक्तियों में दो शक्तियां बताई गई है ना। एक तो बताया गया है हमारा ज्वालामुखीयता, जो कि हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं क्या? पटल विरूपण। सभी प्रक्रियाएं जो भू प्रकृति को संचलित, उत्थापित तथा निर्मित करती है पटल विरूपण के अंतर्गत आती हैं। इनमें निम्नलिखित सम्मिलित है: तीक्ष्ण वलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण तथा भूप्रकृति की लंबी एवं संकीर्ण पट्टियों को प्रभावित करने वाली परिवर्तन क्रियाएं। ठीक है ना। मतलब कि जो वलन होती है, वलन है, ठीक है ना, उसके माध्यम से जो पर्वत निर्माण होता है, ठीक है ना, वो क्रियाएं। और धरातल के बड़े भाग उत्थापन या विकृति में संलग्न महाद्वीप रचना संबंधी प्रक्रियाएं। ठीक है ना। जो धरातल के बड़े भाग में क्या होती है कि महाद्वीप की रचना संबंधी, जिससे महाद्वीप बनते हैं। ठीक है। और अपेक्षाकृत छोटे स्थनीय संचलन के कारण उत्पन्न भूकंप, पर्पटी प्लेट के क्षैतिज संचलन करने में प्लेट विवर्तनिकी की भूमिका। ठीक है ना। ये सब किस में शामिल है? तो ये सब शामिल है आपके पटल विरूपण में। ठीक है ना। प्लेट प्रवर्तनी की प्रक्रिया में भूपर्पटी वलयन के रूप में तीक्ष्णता से विकृत हो जाती है। महाद्वीपीय रचना के कारण साधारणता क्या होती है? विकृत हो सकती है। पर्वतनी पर्वत निर्माण प्रक्रिया है, जबकि महाद्वीपीय निर्माण प्रक्रिया है। पर्वतनी महाद्वीप रचना भूकंप एवं प्लेट विवर्तनिकी की प्रक्रियाओं से भूपर्पटी में भ्रंश तथा विभंग हो सकता है। इन सभी प्रक्रियाओं के कारण दबाव, आयतन तथा तापक्रम में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप शैलों का कायांतरण प्रेरित होता है। ठीक है ना। यहाँ पर महाद्वीप और पर्वतों की रचना के बारे में बताया गया है। ठीक है। भ्रंश तथा विभंग हो सकता है। ठीक है ना। भ्रंश आप लोगों को बता दें कि भ्रंश इस तरह से, जब दो प्लेटें क्या होती हैं, ये भूपर्पटी जो है इधर खिसक गई, ये इधर खिसक गई, तो बीच में बलने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो भ्रंश कहलाता है। ठीक है ना। इसमें ठीक है। ज्वालामुखीता हम लोग देखते हैं। ज्वालामुखीता के अंतर्गत पिघली हुई शैलें या लावा का भूतल की ओर संचलन एवं अनेक आंतरिक तथा बाह्य ज्वालामुखी के स्वरूप का निर्माण सम्मिलित होता है। इस पुस्तक की द्वितीय इकाई में ज्वालामुखी शीर्ष एवं पिछले अध्याय में अग्नि शैलों के शीर्षक के अंतर्गत ज्वालामुखीता के बहुत सारे पक्षों का विस्तृत विवरण दिया जा चुका है। ज्वालामुखीता का मतलब क्या होता है? कई बार आप लोगों को ज्वालामुखी भी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। तो ज्वालामुखीता का मतलब होता है कि जो ज्वालामुखी संबंधी पूरी प्रक्रिया होती है ना, उसे ज्वालामुखीता के अंतर्गत लिया जाता है। जैसे ज्वालामुखी का निकलना, ठीक है ना, और इसका धरातल पर फैलना, ठीक है ना, इसका धरातल पर फैलना और विभिन्न प्रकार की आंतरिक स्थलाकृतियां बनना और बाह्य स्थलाकृतियां बनना, ये सब ज्वालामुखीयता के अंतर्गत आता है।